प्रिय मित्रों एवं छात्रों, मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों एवं उनके उत्तरों आंसरों पर चर्चा करेंगे। अक्सर इसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के साथ जोड़ा जाता है, पूछा जाता है, तो यह आप लोगों के परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ तथ्यों को बताऊँगा। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 1 मार्च 1964 को लागू हुआ। इसमें कुल 8 अध्याय 44 धाराएं हैं। धारा 43 और 44 को संशोधित करके हटा दिया गया। इसके साथ ही विशिष्ट अनुतोष के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को वही वस्तु देने का आदेश दिया जाता है जो उसकी है या उसे मिलना चाहिए। साम्यिक अनुतोष। साम्यिक अनुतोष ऐसे अनुतोष को कहा जाता है जो केवल पहले साम्य न्यायालय द्वारा, इक्विटी आप लोग जानते होंगे, इक्विटी मतलब साम्य होता है या साम्य होता है, साम्य न्यायालय द्वारा जो प्रदान किया जाता था उसे साम्यिक अनुतोष कहा जाता है। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति के कब्जे के प्रत्युत्तरण के बारे में धारा 5 और 6 में बताया गया है। जबकि चल संपत्ति, ध्यान रखिएगा, स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति के बारे में 5-6 में और चल संपत्ति के कब्जे के प्रत्युत्तरण के बारे में धारा 7 एवं धारा 8 में दिया गया है। एक केस है महावीर प्रसार जैन बनाम गंगा सिंह, 1998 का बात है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था, यह विधि का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति एक लंबी अवधि तक किसी अचल संपत्ति पर कब्जा रखा हो, वह दुनिया में उसके वास्तविक मालिक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यादेश के माध्यम से उस संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। यानी जो मालिक नहीं है संपत्ति का, वो भी बहुत दिनों तक अगर उस संपत्ति पर कब्जा रखे हुए है तो मालिक को छोड़कर बाकी लोगों से उस संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। अब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी 1973 की धारा 145 के अंतर्गत अगर संपत्ति पर काफ़ी दिनों से कब्जा रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक प्रार्थना पत्र दंडाधिकारी को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे सकता है प्रार्थना पत्र, और उससे यह प्रार्थना कर सकता है आदेश देने के लिए कि प्रार्थना देने के 2 महीने पहले तक उस संपत्ति पर उसका कब्जा था, और जिस व्यक्ति का 2 महीने के बाद कब्जा हुआ है उसे बेदखल किया जाए। इसी तरीके से सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ऐसे पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेदखल 6 महीने के अंदर किया गया हो। अगर 6 महीने से ज़्यादा किया गया हो तो आपको नियमित वाद लाना पड़ेगा, और यह नियमित वाद जो है बेकब्जा होने के 12 वर्ष के भीतर ही आपको लाना होगा। यानी 6 महीने के अंदर अगर आप बेदखल किए गए हों तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और 6 महीने से 12 वर्ष के बीच आप नियमित वाद ला सकते हैं, सिविल कोर्ट में ला सकते हैं।
इसके साथ ही धारा 6 जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम शांति और व्यवस्था बनाए रखने से है। और इस धारा का मुख्य रूप से 2 उद्देश्य है। धारा 6 का ऐसे व्यक्ति को चाहे उनका उस संपत्ति में कितना भी अच्छा हित हो, लेकिन वह किसी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। संपत्ति पे अच्छा हित है तो आप किसी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। और इसका धारा 6 का दूसरा उद्देश्य है कि जिसे संपत्ति से निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को सरल और आसान उपचार प्रदान किया जाए। ये धारा 6 का उद्देश्य है। जो धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री ये अंतिम होती है। धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री अंतिम होती है और इसकी अपील नहीं की जा सकती है, बल्कि उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण किया जा सकता है, इसकी अपील नहीं की जा सकती। धारा 6 के अंतर्गत संविधाओं का विशिष्ट अनुपालन, तो किन संविधाओं का विशिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है या विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है? तो ऐसे संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है जिनमें क्षतिपूर्ति का कोई निश्चित मापदंड न हो। कितनी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए ये पता न चले तो उसका विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है। आर्थिक प्रतिकर अपर्याप्त अनुतोष हो, अगर आर्थिक प्रतिकर अपर्याप्त अनुतोष है तो उसका भी विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर है आर्थिक प्रतिकर अगर प्राप्त करना असंभव हो तो ऐसे मामलों में संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित चीज़ों का क्या इनका विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है? तो विवाह की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है। एक भवन निर्माण की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है। भूमि विक्रय की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है। इसके बाद भूमि विक्रय की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है। 10,000 रुपया उधार देने की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन बंधक निष्पादन की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब किन किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है? तो विनिर्दिष्ट अनुपालन निम्नलिखित का नहीं करवाया जा सकता। तो धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो सकता है। जैसे ऐसी संविदाएं जो विधि में वैध न हो, संविदाएं जो विधिक उपचार जिसमें विधिक उपचार पर्याप्त हो, ऐसी संविदाएं जिनमें व्यक्तिगत सेवा निहित हो, ऐसी संविदाएं जिनमें न्यायालय का निरंतर पर्यवेक्षण निश्चित हो, अनिश्चित शर्तों वाली संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो सकता है। निर्माण एवं जीर्णोद्धार करने की संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो सकता है। विखंडनीय हितों की संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो सकता है। ऐसी संविदाएं जिनमें पारस्परिकता का अभाव हो, उनका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो सकता। अब धारा 9 के अंतर्गत संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद में प्रतिवादी क्या क्या बचाव ले सकता है? तो ये धारा 9 में बताया गया है।
निम्नलिखित बचाव ले सकता है कि उसमें जो व्यक्ति विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा रहा है उसके हित का ही अभाव है। दूसरी बात, वह कह सकता है कि ये अनुचित लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तीसरा कह सकता है कि प्रतिफल का ही अभाव है या अपर्याप्त है, इसलिए इसका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है। इसके साथ कहा जा सकता है कि जो अनिवार्य शर्त थी उसका ही पालन नहीं किया गया है। कहा जा सकता है विलंब से ऐसा वाद लाया गया है। कहा जा सकता है कि ऐसी संविदा शून्य अशून्यकरणीय है, इसलिए इसका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है। ये धारा 9 में बताया गया। जहाँ संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन असंभव हो वहाँ प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ विनिर्दिष्ट अनुपालन असंभव हो वहाँ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद संविदा के पक्षकारों द्वारा लाया जा सकता है और उनके हितबद्ध प्रतिनिधियों द्वारा लाया जा सकता है। अब धारा 27 के अंतर्गत न्यायालय निम्नलिखित संविदाओं के विखंडन की स्वीकृति कर सकता है। तो कब संविदाओं के विखंडन की बात न्यायालय करेगा? जहां संविदावादी द्वारा शून्यकरणीय हो, जहां संविदाएं ऐसे कारणों से अवैध हैं जो बाह्य रूप से अस्पष्ट हों। तीसरा, जहां तीसरे या अन्य व्यक्ति ने संविदा के अस्तित्व में रहते हुए सद्भावनापूर्वक एवं प्रतिफल देकर अधिकारों का अर्जन किया, वहाँ विनिर्दिष्ट अनुपालन की जो उस संविदा है न्यायालय उसे विखंडित करने की स्वीकृति दे सकता है। चौथा, जहाँ संविदा के किसी एक भाग का विखंडन किया जाना हो और ऐसा भाग शेष संविदाओं से अलग नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसी संविदा के विखंडन को स्वीकार कर सकता है धारा 27 के अंतर्गत। अब आता है घोषणात्मक आज्ञप्ति, डिक्लेरेटरी डिक्री। घोषणात्मक आज्ञप्ति एक ऐसी आज्ञप्ति है जिसके अंतर्गत न तो प्रतिकर ही देय होता है और न ही उनके निष्पादन की आवश्यकता होती है, एग्जीक्यूशन की आवश्यकता होती। यह मात्र किसी व्यक्ति के अधिकारों या हैसियत की घोषणा मात्र करती है और कुछ नहीं करती है। एक व्यक्ति के अधिकार और हैसियत की जो घोषणा करती है उसे घोषणात्मक आज्ञप्ति कहा जाता है। अब घोषणात्मक डिक्री के लिए या आज्ञप्ति के लिए कौन वाद ला सकता है? तो जो व्यक्ति विधिक हैसियत रखता हो वह वाद ला सकता है। जिसका जो संपत्ति में अधिकार रखता हो वह वाद ला सकता है। और ऐसा वाद किसके विरुद्ध लाया जाएगा? तो जो किसी विधिक हैसियत या संपत्ति के अधिकार से इनकार करता हो, जो कहता हो नहीं आपको ऐसे संपत्ति का कोई अधिकार नहीं, या जो इनकार करने का आशय रखता हो, उसके विरुद्ध भी यह लाया जा सकता है। तो इस तरह से जो व्यायदेश होता है उसे निवारक अनुतोष भी कहा जा सकता है। व्यायदेश को निवारक अनुतोष भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, व्यायदेश जो होता है, व्यायदेश मतलब जो आदेश होता है। व्यायदेश अस्थायी हो सकता है, शाश्वत हो सकता है, आदेशात्मक हो सकता है, निषेधात्मक हो सकता है। अब अस्थायी व्यायदेश क्या होता है? अस्थायी या अस्थायी व्यायदेश, अस्थायी और अस्थायी व्यायदेश होते हैं। शाश्वत व्यायदेश को स्थायी व्यायदेश कहा जाता है।
अस्थायी व्यादेश, अस्थायी व्यादेश। अस्थायी व्यादेश को ही शाश्वत व्यादेश कहा जाता है। अस्थायी व्यादेश ऐसे व्यादेश को कहते हैं जो कि अंतिम आदेश देने तक बना रहता है। अंतिम आदेश देने के बाद वो समाप्त हो जाता है। अस्थायी व्यादेश देने के लिए निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए। तो वाद संस्थित होना चाहिए, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण होना चाहिए, अतिक्रमण से गंभीर क्षति होना चाहिए, किसी उपचार वैकल्पिक उपचार का अभाव होना चाहिए। अगर इतनी बातें हैं तो अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। अब शाश्वत या स्थायी व्यादेश, तो जो मामले के गुण अवगुण को देखते हुए अंतिम डिक्री दी जाती है, स्थायी व्यादेश कही जाती है। अब धारा 38 के अंतर्गत स्थायी व्यादेश पाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो जो वादी है कुछ अधिकार रखता हो, प्रतिवादी द्वारा उन अधिकारों को भंग किया गया हो, वादी किसी संपत्ति में हित या अधिकार धारण करता हो, प्रतिवादी उनमें हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की धमकी देता हो। ऐसे हस्तक्षेप से हानि या क्षति होती है जिसका प्रतिकर निश्चित किया जाना असंभव होता है। यदि ऐसा प्रतिकर दिया भी गया तो वह अपर्याप्त अनुतोष होता है। तो ऐसे मामले में अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। अस्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश में क्या अंतर है? तो हमने पहले ही बताया कि जब तक वाद चल रहा है उसी बीच अस्थायी व्यादेश दिया जाता है, और जब मामले के गुण अवगुण को देख लिया जाता है तब अंतिम रूप से स्थायी व्यादेश दिया जाता है। अब अस्थायी व्यादेश जो होता है अस्थायी प्रकृति का होता है, और शाश्वत व्यादेश जो होता है स्थायी प्रकृति का होता है। अस्थायी व्यादेश सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होता है, और जो शाश्वत व्यादेश होता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। अब शाश्वत व्यादेश या स्थायी व्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, कब जारी किया जा सकता है? देखिए, जब वादी के पक्ष में विधिमान्य अधिकार भंग हुआ, ऐसी बाध्यता या दायित्व संविदा से उत्पन्न हुई हो, वादी के संपत्तिक अधिकार में हस्तक्षेप किया गया हो, जहां प्रतिकर का निर्धारण संभव नहीं है वहीं स्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। जहां आर्थिक प्रतिकर दिया जाना अपर्याप्त है वहीं स्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए यह जरूरी हो वहीं स्थायी व्यादेश दिया जा सकता है।